चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे ये पांचवा चैप्टर है ना। हाँ, इसका आज लास्ट टॉपिक है, आज लास्ट क्लास है ये, ठीक है। बस आधा घंटा में, 1 घंटा के अंदर सारा क्लास खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कल हम लोग पढ़े थे, इससे पहले कहाँ तक, पूरे मानव मस्तिष्क का सभी पार्ट पढ़ लिए थे, ठीक है। आज पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क जब काम करता है वो नेटवर्क के जैसा काम करता है। कैसा? नेट मतलब जाल। अपना मस्तिष्क क्या किया, बहुत सारा जाल बिछाया हुआ है, ठीक है। और जाल बिछा के क्या करता है, वो काम करता है। सभी अंगों से सूचना ग्रहण करता है और सभी अंगों को सूचना देता है, सभी अंगों को ऑर्डर देता है काम करने का। किस अंग को कौन सा काम करना है, ये सूचना कौन देता है? मस्तिष्क देता है। और यदि किसी अंगों में किसी प्रकार की समस्या है, दुख है, तकलीफ है, वातावरणीय कोई आपदा है, घटना है, तो मस्तिष्क क्या करता है, सबका सुनता भी है और सबको ऑर्डर भी देता है, ठीक है। मस्तिष्क का ये काम है कि सभी अंगों से क्या करना, सूचनाओं को ग्रहण करना और सभी अंगों को सूचना देना भी, सभी अंगों को ऑर्डर भी देना, किस अंग को क्या काम करना है, ठीक है। आज उसका पढ़ेंगे नेटवर्क की मतलब कैसे वो फैला रहता है और किस तरह से काम करता है। चलिए समझिए, ये आपका मानव मस्तिष्क है, ठीक है। मानव का मस्तिष्क एक प्रकार का सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट अंग है। मानव या सॉरी नर्वस सिस्टम में इसके अलावा और भी बहुत सारे अंग हैं, ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मानव का मस्तिष्क। इसके अलावा यहाँ से जो प्रकार का पाइप संरचना निकलता है उसको क्या कहते हैं, स्पाइनल कोड। वाह, राजा को भी याद हो गया। क्या कहते हैं इसको हम, स्पाइनल कोड कहते हैं। स्पाइनल कोड के प्रोटेक्शन में कौन रहता है, रीढ़ की हड्डी। और मस्तिष्क के प्रोटेक्शन में कौन रहता है, पूरा खोपरा या खोपड़ी रहता है, स्कल रहता है, ठीक है। मस्तिष्क का सुरक्षा का बॉडीगार्ड कौन है, खोपड़ी। और मस्तिष्क से ही जो स्पाइनल कोड का इंपॉर्टेंट रचना निकलता है उसका रक्षक कौन है, रीढ़ की हड्डी, ठीक है। ये मान के चलिए क्या है, मानव का मस्तिष्क है। और इसको विभिन्न अंगों से काम लेना है, चाहे हाथ से, पैर से, सभी अंगों से काम लेना है, ठीक है। या किसी अंग में क्या हुआ, कोई किसी प्रकार का कुछ कट गया, फट गया या चोट लग गया, पीड़ा हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, इस प्रकार से जो नर्व जुड़ा हुआ है ये डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। कहां से जुड़ा हुआ है, मानव के मस्तिष्क। ये जो नर्व है, नर्व नर्व किस सेल से बना हुआ है, न्यूरॉन सेल से, तंत्रिका कोशिका से, ठीक है। बहुत सारा तंत्रिका कोशिका एकदम गुच्छा बना के यहाँ क्या बना हुआ है, नर्व बनाया, मतलब तंत्रिका बना हुआ, तंत्रिका बना है तंत्रिका कोशिका से, यानी कि नर्व बना है न्यूरॉन सेल से। और इसका कनेक्शन बॉडी के सभी अंगों से होता है और डायरेक्ट इसका मेन ब्रांच कहाँ है, मस्तिष्क में। हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट्स में यदि किसी प्रकार का पेन, पेन मतलब दर्द, पीड़ा, कष्ट होता है तो वो सभी इंफॉर्मेशन कहाँ जाता है, मानव के मस्तिष्क तक जाता है। इसी क्रिया को या इसी नेटवर्क को, इसी जाल को कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। क्या कहते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप। क्या कहते हैं, तो ये जो नेटवर्क बना हुआ है, जैसे आप लोग सुने नेटवर्क मार्केटिंग, सुने ये वर्ड। तो नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत सारा एजेंट होता है, ठीक है। या आप लोग इससे पहले या कोई भी काम होता है, जैसे दो दो गो जोड़ने वाला कंपनी का नाम सुने, दो आदमी जोड़े वो कार ले लो, ऐसा तुम लोग नहीं सुना है, कंपनी वाला ऑफर देता है। हाँ, सेफ सॉफ एक कंपनी है, उसमें कहता है किसी दो व्यक्ति को जोड़ दीजिए आपको हम करोड़पति बना देंगे। तो ये मतलब एजेंट, उसका एजेंट, फिर उसके नीचे दो, फिर इस प्रकार से सभी जुड़ा रहता है। तो वही नेटवर्क के जैसा काम करता है हमारा कौन, पूरा तंत्रिका तंत्र, पूरा नर्वस सिस्टम एक नेटवर्क बना हुआ, महाजाल बना हुआ है जो हमारा मस्तिष्क से सब जुड़ा हुआ है। सबका बॉस कौन है, यही सबको ऑर्डर देता है कि किसको क्या करना है, ठीक है। और सबका इंफॉर्मेशन लेते रहता है कौन, मस्तिष्क। तो ये जो महा नेटवर्क है, महा जाल है बिछा हुआ हमारे पूरे शरीर में, इसी चाप को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप या रिफ्लेक्स आर्क। क्या कहते हैं, इसमें बहुत सारे अंग भाग लेते हैं, सभी अंग का अलग अलग काम है, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से अंग होते हैं। किधर गया काटने वाला है, अब देखिए, इसमें जो भी अंग भाग लेते हैं, जो भी अंग क्या करते हैं, सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं,
जैसे अभी मेरे हाथ में चोट लगा, हाथ क्या किया, सूचना को रिसीव किया, प्राप्त किया सूचना को, और डायरेक्ट कहाँ लाके छोड़ दिया, मस्तिष्क तक। इसको कहते हैं हम लोग रिसेप्टर। जो सूचना को रिसीव करता है उसको क्या कहते हैं, रिसेप्टर। और रिसेप्टर मुख्य रूप से 5 अंग होते हैं जिसको कहते हैं सेंसरी ऑर्गन। क्या कहते हैं, हमारे वातावरण से 5 ही एक ऐसा अंग है जो सूचनाओं को क्या करता है, ग्रहण करता है। आंख देखने की सूचनाओं को ग्रहण करता है कि मतलब सामने में कैसा दृश्य दिख रहा है। ठीक है, यदि आपके अकॉर्डिंग दृश्य है, आपको लगता है कि नहीं ये दृश्य हमको देखना चाहिए, तो वो दृश्य देखते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसा दृश्य आ जाता है सामने जिसको हम नहीं देखना चाहते, या किसी से दुश्मनी है उसका चेहरा नहीं देखना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, हम आंख बंद कर लेते हैं या अपना रास्ता बदल लेते हैं, या उधर देखते ही नहीं, उधर तुम जो करना है करो, अपना रास्ता बदल लिए, यानी कि मेरी निगाह उस तरफ नहीं जाती जिसको हमको देखना पसंद नहीं है। समझ में आया? तो ये ऑर्डर कौन देता है, मस्तिष्क देता है। किसको, आंख को। ठीक है, अभी सामने में कौन कौन नजर आ रहा है, ये सूचना ग्रहण कौन कर रहा है, आंख। और ये सूचना किसको दे रहा है, मस्तिष्क को, कि सामने कौन कौन है। ठीक है, अब किसको नहीं देखना है, किसको देखना है, ये ऑर्डर देता है कौन, किसको, हाँ। तो दोनों के बीच एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है। ठीक है, एक ऑर्डर देता है, दूसरा सूचना देता है, एक ऑर्डर देता है, दूसरा। तो जो भी अंग पर्यावरण से क्या कर रहा है, सूचनाओं को ग्रहण कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं रिसेप्टर। क्या कहते हैं, वो रिसीव कर रहा है। और हमारे वातावरण से मात्र 5 ही अंग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, सूचनाओं को रिसीव करते हैं। आंख क्या करता है, देखने की सूचना देता है। कान सुनने की सूचना देता है। त्वचा स्पर्श करने की या वायुमंडल के अभाव का या वायुमंडल के प्रभाव को सूचना देता है। और अगला क्या है, जीभ, जो क्या करता है, स्वाद का गुण देता है। और नाक स्मेलिंग करता है, मतलब सुगंध की सूचना देता है कि ये अच्छा सुगंध है, ये दुर्गंध है, इसको सुगंध नहीं लेना चाहिए, अब खराब सुगंध आ गया, या अब अच्छा सुगंध आया है। ठीक है, तो ये 5 रिसेप्टर हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेंसरी रिसेप्टर। जैसे फॉर एग्जांपल, एक आंख क्या है, सेंसरी रिसेप्टर है। क्या है, इसके सामने कोई वस्तु को रख दिए। ठीक है, तो जैसे ही आंख क्या किया, उसको देखा, आंख के अंदर क्या हुआ, एक रिस्पॉन्स आया, एक जिम्मेदारी आई कि हम कुछ देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सूचना तुरंत किसको देता है, मस्तिष्क को देता है, तुरंत ट्रांसफर करेगा, किसको, मस्तिष्क को। अब मान के चलिए सामने, आपके सामने हम सांप रख देते हैं। क्या रख देते हैं, तो माइक्रो सेकेंड के अंदर आपका आंख उसको देखेगा, तुरंत माइंड को इन्फॉर्म करेगा कि ये बहुत खतरनाक वस्तु है, ये बहुत जहरीला वस्तु है, ये तुमको क्या करेगा, काट लेगा, यहां से करो, क्या करो, भाग जाओ। तो जैसे ही आंख उसको इंफॉर्मेशन दिया, तुरंत क्विक रिस्पॉन्स लिया हमारा कौन, मस्तिष्क, यहां नहीं रहना है, यहां रहेंगे तो क्या होगा, खतरा हो सकता है। इसी को बोलते हैं हम लोग स्टिमुलाई होना। ठीक है, और जैसे ही आंख स्टिमुलाई करके उसको देखा, सूचना दिया ब्रेन को, ब्रेन क्या किया, तुरंत उसका रिस्पॉन्स लिया। क्या किया, मतलब उसकी जिम्मेदारी लिया कि इस स्थिति में क्या करना है। और कभी कभी हमारा आंख ऐसा दृश्य देख लेता है कि ब्रेन उस चीज को कभी नहीं देख पाता है, और हमारा ब्रेन डिसाइड नहीं कर पाता कि ये हम क्या देख लिए। इस कंडीशन में क्या होता है, बेहोशी जैसी हालत आ जाती है। ठीक है, जैसे अभी आपके सामने क्या करेंगे, एक इंसान को खड़ा करके इसे चीर देंगे, दोनों पार्ट को अलग कर देंगे, बोलेंगे देखो देखो क्या कर दिया हम। तो बता, तुम लोग का माइंड उस चीज को एक्सेप्ट कर पाएगा, क्या देख ली, लगभग हमको लगता है 2 4 5 बच्चा जरूर बेहोश हो जाएगा। हाँ, जिसका मतलब माइंड कठोर है, हार्ड है, या जो क्या करता है आखिर। एक चीज और, इसी सब दिल को मजबूत करने के लिए हमारे हिंदू धर्म में बलि प्रथा चलाया जाता है। ठीक है, कौन सा प्रथा, यानी कि यदि हमारे धर्म पर यदि खतरा आया, तो हम किसी को ऐसे काट भी सकते हैं। इसी कारण हर घर में क्या है, तलवार है या बलि प्रथा है। इसका मतलब हम खून की नदी भी बहा सकते हैं यदि ऐसा सिचुएशन हमारे देश में या हमारे धर्म या हमारे माँ बहनों बेटी के ऊपर कोई इस प्रकार का संकट आ गया, तो हम इस प्रकार का रूप भी क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं सामने वाले को। ठीक है, तो ये खास करके पुरुष में, या जो पहले क्षत्रिय जाति के जो राजपूत होते थे, उसके अंदर ये गुण था। ठीक है, तो आंख जिस चीज को क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, लेकिन कुछ कभी कभी जिसका माइंड कमजोर होता है
या जिसका हार्ट कमजोर होता है वो ऐसा दृश्य देख लेता है जिसका माइंड बिल्कुल नर्वस हो जाता है, तब उसको क्या करता है, बेहोशी जैसी हालत आ जाती है। ठीक है, तो समझ में आया क्या होता है रिसेप्टर? जो वातावरण सूचना वो क्या करता है, ग्रहण करके कहां तक पहुंचाता है, माइंड तक। वो क्या हो गया, रिसेप्टर हो गया। कितने रिसेप्टर होते हैं, 5। ठीक है, सेंसरी पाथ। पाथ मतलब क्या होता है, रास्ता। जिस रास्ते से सूचना जा रहा है या आ रहा है उसी को क्या कहते हैं, सेंसरी पाथ। जैसे मान के चलो मस्तिष्क से हमारे हाथ तक सूचना आया और हाथ क्या किया, इस पेन को यहाँ दिया और कहा कि तुम क्या करो, लिखो कुछ। ठीक है, तो जिस रास्ते से हमारे इंफॉर्मेशन माइंड से कहाँ गया, हाथ तक गया, जिस रास्ते से माइंड क्या किया, इंफॉर्मेशन किसको दिया, विभिन्न विभिन्न प्रकार के अंगों को दिया, वही रास्ता क्या कहलाता है, संवेदी रास्ता या संवेदना मार्ग, संवेदी मार्ग। उसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेंसरी पाथ। क्या कहते हैं, सेंसरी पाथ कहते हैं, या हिंदी में संवेदना मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, याद हो गया सबको? जिस मार्ग से, जिस रास्ते से, जिस पाथ से कोई सूचना जाता है या आता है, यानी कि जिस रास्ते से क्या होता है, सूचना का आवागमन होता है, आना जाना होता है, वही मार्ग क्या कहलाता है, संवेदना मार्ग। ठीक है, तो संवेदना मार्ग का मुख्य ऑर्गन कौन है, हमारा मस्तिष्क है। और ये क्या करता है, विभिन्न प्रकार के अंगों, जैसे हाथ कान, जैसे यहाँ कुछ कर रहे थे, कुछ चुभ गया, कुछ कट गया, तुरंत हमारा हाथ क्या करता है, अलग कर लेता है उसको, या उसके ऊपर कोई प्रकार का ट्रीटमेंट करता है, टेबलेट या इंजेक्शन या कोई मेडिसिन लेता है ना। ये सारा ऑर्डर कौन दे रहा, हमारा माइंड दे रहा। तो जिस रास्ते से ये इंफॉर्मेशन कहाँ तक आया, हाथ तक आया या किसी भी अंग तक गया, वही रास्ता क्या कहलाता है, सेंसरी पाथ, संवेदना मार्ग कहलाता है। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए। चलिए, अगला टॉपिक है नर्व सेंटर। नर्व सेंटर में मुख्य रूप से 2 अंग आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कोड। जहां डिसाइड होता है, क्या होता है, डिसाइड करता है कि माइंड जहां डिसाइड करता है आखिर करना क्या है, उसी को हम लोग बोलते हैं नर्व सेंटर। क्या बोलते हैं, तंत्रिका केंद्र। हिंदी में क्या कहते हैं, तंत्रिका केंद्र। जैसे मान के चलिए कोई एक लड़का कोई गलती काम कर दिया, ठीक है, अब उसके ऊपर क्या होगा, पंचायत होगा, जैसे पहले गांव में होता था। अब जिस स्थान पर डिसाइड कर रहा है कि आखिर इस लड़का के साथ करना क्या है, इसको माफ कर दिया जाए या इसके ऊपर सजा किया जाए, या नादान था, किशोरावस्था में था, नाबालिग था, इसको छोड़ दिया जाए, तो जहां ये चीज का डिसाइड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं नर्व सेंटर। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, तो हमारा बॉडी कोई भी काम करता है तो सबसे पहले डिसाइड करता है, माइंड डिसाइड करता है, तब ऑर्डर देता है। ऐसा नहीं कि मतलब गया तुरंत ऑर्डर दे दिया, क्विकली होता है, जल्दी होता है, लेकिन हमारा माइंड जल्दी में क्या करता है, डिसाइड भी कर लेता है। क्या करता है, क्या करता है, डिसाइड कर लेता है, निर्णय कर लेता है कि करना क्या है। तो जहां निर्णय होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, तंत्रिका केंद्र। क्या कहते हैं, तंत्रिका केंद्र, नर्व सेंटर। जैसे तुमको कोई रास्ते में गाली दे दिया, तुम्हारा कौन सुना, नाक की कान, कान सुन गया, और कान क्या किया, उस वॉइस को कहां तक पहुंचाया, माइंड तक, कि कोई लड़का हमको क्या किया, गाली दिया, या और भी कुछ अभद्र बातें बोला है। अब तुम्हारा मस्तिष्क डिसाइड करेगा क्या उसको और गाली, हमको भी गाली दे देना है या चुप रह जाना है। ये कौन डिसाइड करेगा, माइंड। यदि आपका माइंड जैसा होगा वैसा डिसाइड करेगा। हो सकता है कि आपका माइंड डिसाइड करेगा कि नहीं, हमारा हमसे बुजुर्ग है या नालायक है या कुछ भी है, उसको गाली हमको नहीं देना है। या तुम्हारा माइंड डिसाइड करेगा हमको गाली दिया सो दिया का है, तुम उसका 4 गुना ब्याज जोड़ के उसको दे देगा। समझ में आया, हाँ, या मारिए देंगे, ठोकिए देंगे, पिस्तौलें निकाल लेंगे, क्या दिक्कत। तो ये सारा डिसाइड कहाँ होता है, मस्तिष्क में। और जहां डिसाइड ये क्रिया की होती है उसी को क्या बोलते हैं, इसमें मुख्य रूप से कितने अंग भाग लेते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ब्रेन और स्पाइनल कोड मिलकर क्या बनाता है,
नर्व सेंटर या तंत्रिका केंद्र। आया समझ में। अगला है मोटर पाथ। या इसको क्या बोलते हैं? चलिए अब समझिए, ये आपका मस्तिष्क है। क्या है? या आपका कोई भी ये अंग है, हाथ पैर कुछ भी है, ठीक है। यहां तक इंफॉर्मेशन किसके द्वारा आता है? नर्व के द्वारा। किसके द्वारा? तंत्रिका के द्वारा। आखिर इस सूचना को यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए कौन जिम्मेदार है? स्पाइनल कोड नहीं, कौन सेल? नर्व सेल, न्यूरॉन सेल। कौन सेल? तो जैसे आप लोग को बता चुके हैं कि एक न्यूरॉन सेल किसी दूसरे न्यूरॉन सेल से जुड़ा होता है, फिर दूसरा तीसरा से, फिर तीसरा। इस प्रकार से सभी सेल क्या होता है? एक दूसरे से जुड़ा रहता है। तो ये इंफॉर्मेशन लिया पहला नंबर का सेल, ये किसको दे दिया? दूसरे नंबर को। दूसरा किसको दिया? तीसरा। इसी प्रकार सभी सूचनाओं का क्या होता है? आवागमन होते रहता है, ठीक है। तो जिस मार्ग के द्वारा सूचना क्या करता है? स्थानांतरित किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है। जैसे हम अभी बाबुल से पेन लेंगे, हमको यहीं रहना, उसको भी वहीं रहना, तो कैसे देगा? वो अगले बच्चे को देगा, वो उसको देगा, उसको देगा। हाँ वो भी कर सकता है, लेकिन यदि सेफली देगा तो क्या होगा? स्टेप बाय स्टेप सूचना क्या होगा? बढ़ेगा। तो मतलब हम उसको प्रेरित करेंगे, ये उसको प्रेरित करेगा, तो सूचना जाता है, प्रेरित करके जाता है। इसी कारण इसका नाम क्या है? प्रेरक मार्ग। स्टिमुलाई इसको बोलते हैं इंग्लिश में। पहला न्यूरॉन क्या किया? सूचना को लिया और किसको दे दिया? मतलब दूसरा को ये सूचना भार दे दिया, दूसरे को प्रेरित किया, तुम क्या करना है? सूचना को आगे बढ़ा देना, ठीक है। तो ये क्या करता है? पहला न्यूरॉन सेल दूसरे न्यूरॉन सेल को प्रेरित करता है सूचनाओं का परिवहन करने के लिए, और इसी प्रकार एक लंबी श्रृंखला बनती है। इसी मार्ग को क्या कहते हैं? मोटर पाथ या प्रेरक मार्ग। मतलब मोटर के जैसा काम करता है, ठीक है। क्या करता है? उसका परिवहन आगे की ओर करते जाता है। यही मार्ग क्या कहलाएगा? प्रेरक मार्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और प्रेरक मार्ग के द्वारा क्या होगा? सूचनाओं का संचरण शरीर के विभिन्न भागों में होगा। जैसे देखो, यहाँ पैर में चोट लग गया है, ठीक है, या कुछ हो गया है, तो पैर को क्या किया? आगे बढ़ा लिया या पीछे बढ़ा लिया। तो पैर में चोट लगा या कुछ भी हुआ, तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ तक गया? मस्तिष्क तक गया। कहाँ तक गया? मस्तिष्क। और फिर मस्तिष्क से क्या हुआ है? रिस्पॉन्स आया कि क्या करना है? पैर को आगे करना है। जो अंग सूचना को ग्रहण करता है उसको कहते हैं रिसेप्टर ऑर्गेन, या रिसेप्टर, या सेंसरी रिसेप्टर, ठीक है। और जिस अंग को सूचना भेजा, जैसे अभी सूचना को किसको भेजा? पैर को। तो पैर हो गया इफेक्टर ऑर्गेन्स। क्या हो गया? मतलब जो सूचना भेजा उसका इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? जिस अंग पर पड़ रहा है, चाहे पैर हो, हाथ हो, मुंह हो, कान हो, नाक हो, कुछ भी हो, उसका इफेक्ट या उसका प्रभाव जिस अंग पर पड़ता है उसी अंग को क्या कहते हैं? या ग्राही अंग कहते हैं। जो सूचना को, ग्राही नहीं, अभिवाही कहते हैं शायद, हाँ, अभिवाही अंग कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? अभिवाही अंग कहते हैं। समझ में आया? तो मान के चलो, यहाँ का जो इंफॉर्मेशन कौन भेजा? यहाँ का स्किन भेजा था कि चोट लग गया, ठीक है। लेकिन इंफॉर्मेशन किसको आया? पूरे लेग को आया, पूरे पैर को आया। कहाँ से? मस्तिष्क से इंपल्स आया। कहाँ तक? इस एरिया में कि पैर को क्या करना है? एडजस्ट करना है, चाहे आगे पीछे किधर भी करना है, ठीक है। तो सूचना जिस अंग में आया, सूचना का इफेक्ट जिस अंग पर पड़ा, उस अंग को क्या कहते हैं? इफेक्टर ऑर्गेन्स या अभिवाही अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बस हो गया। यही अंग मिलकर क्या बनाता है? पूरे रिफ्लेक्स आर्क बनाता है, प्रतिवर्ती चाप बनाता है, यानी कि नर्वस सिस्टम का एक नेटवर्क एरिया बनाता है। क्या बनाता है? पूरा नेटवर्क बनाता है। मतलब सूचनाओं का कैसे ग्रहण करना है, क्या सब करना है, सारा स्टेप आपको बता दिए।
समझ में आया? चलिए अब लोग पढ़ेंगे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि हमारे बॉडी में कुछ पदार्थों का नियंत्रण और समन्वय रासायनिक पदार्थ के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? और उस रासायनिक पदार्थ का निर्माण कहाँ होता है? कहाँ होता है? ग्लैंड में होता है। कहाँ होता है? ग्लैंड में, ग्रंथि में होता है। कहाँ होता है? और जिस पदार्थ का निर्माण ग्लैंड में होता है उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हमारे बॉडी में कुछ अंगों का या कुछ क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय मस्तिष्क के द्वारा नहीं होता है। वहां मस्तिष्क का भी कोई ऑर्डर नहीं चलता, मस्तिष्क का भी वो ऑर्डर नहीं सुनता है। समझ में आया? उसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या उसका नियंत्रण और समन्वय कौन करता है? ग्लैंड के द्वारा बनाए गए हार्मोन्स, बनाए गए किसके द्वारा? हार्मोन्स के द्वारा होता है। अर्थात वो एक प्रकार का क्या है? हार्मोन्स क्या एक प्रकार का केमिकल है। क्या है? इसी कारण इसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक नियंत्रण और समन्वय। रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। ऐसा समझ में? रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय किसे कहते हैं? इसका डेफिनेशन देंगे कि हमारे शरीर की कुछ क्रियाएं मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल नहीं होता है, तो ऐसी क्रिया जिसका नियंत्रण और समन्वय ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन्स के द्वारा होता है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय कहते हैं। आइए देखते हैं आज कौन कौन सा ऐसी क्रिया है जो हमारे मस्तिष्क के द्वारा नहीं होता है बल्कि वह ग्लैंड के द्वारा होता है। ठीक है, तो देखिए हमारे शरीर में यहाँ यहाँ इस प्रकार के ग्लैंड है। ठीक है, बहुत सारी ग्रंथियां कहाँ है? मस्तिष्क में है। कौन कौन सा ग्रंथि मस्तिष्क में है? पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। इसके अलावे थैलेमस और हाइपोथैलेमस ग्लैंड भी कहाँ है? मस्तिष्क में। गले में कौन सा ग्रंथि है? थायराइड। और उसी थायराइड के अंदर कौन रहता है? पाराथायराइड। पाराथायराइड दोनों लंग्स के बीच में एक प्रकार की ग्रंथि, इसको कहते हैं थाइमस ग्रंथि। क्या कहते हैं? किडनी के ऊपर एक ग्रंथि होता है जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, और हमारे पाचन तंत्र में एक ग्रंथि होता है जिसका कहते हैं पेनक्रियाज या अग्न्याशय ग्रंथि। क्या कहते हैं? इसके अलावे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड मेल और फीमेल में अलग होते हैं, यानी कि जनन ग्रंथियां मेल का अलग होता है और फीमेल का। जनन ग्रंथियों को छोड़कर बाद बाकी सभी ग्रंथियां मेल और फीमेल में एक जैसे होते हैं। क्या होते हैं? एक जैसे ही मेल में ग्रंथि भी होते हैं और फीमेल में। केवल कौन सा ग्रंथि डिफरेंट होता है? जनन ग्रंथि। तो मेल का जो जनन ग्रंथि होता है वो आपका टेस्टिस होता है। कौन होता है? टेस्टिस। इस एरिया में टेस्टिस होता है, उसकी संख्या कितनी होती है? 2। और फीमेल में जो जनन ग्रंथि होता है वो क्या होता है? ओवरी होता है, अंडाशय होता है। समझ में आया? तो इतने सारे ग्रंथि होते हैं हमारे शरीर में। ठीक है, जिसका नियंत्रण मस्तिष्क के द्वारा नहीं होता है। समझ में आया? चलिए, तो ग्रंथि जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? एक होते हैं ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो हमारे बॉडी में अधिकतर ग्रंथि जो होती है वो एंडोक्राइन ग्लैंड ही होते हैं। मानव के शरीर में कितने प्रकार के ग्लैंड, कितने प्रकार के ग्रंथि? 2 प्रकार के। पहला हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड हिंदी में कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। हिंदी में क्या कहते हैं? थप्पड़ खाना है या देखिएगा ना बता रहे तो। दूसरा क्या होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। दूसरा क्या होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड हिंदी में क्या कहते हैं? बाह्य स्रावी। हाँ, बाह्य स्रावी ग्रंथि कहते हैं।
ठीक है, अब समझिए दोनों का क्या क्या काम होता है। मोस्टली यानी कि प्राय हमारे शरीर में जो ग्रंथि होते हैं वो इंडोक्राइन ही होते हैं। ये जितना भी ग्लैंड है ये सभी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, जितना भी देख रहे हैं बताते सबका क्या काम है। समझिए, तो पहला समझते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स जो होता है ये अपना एंजाइम्स और हार्मोन्स को जो स्रावित करता है वो किसी नली किसी ट्यूब का सहायता नहीं लेता, डायरेक्ट अपने एंजाइम्स या हार्मोन का स्रावन कहाँ कर देता है, ब्लड में कर देता है। कोई नली कोई पाइप की आवश्यकता। इसी कारण इंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, नलिका विहीन ग्रंथि। इसमें कोई नलिका विहीन ग्रंथि को क्या कहते हैं हम लोग, अंतःस्रावी ग्रंथि को ही क्या कहा जाता है, डक्टलेस ग्लैंड यानी कि नलिका विहीन ग्रंथि। लेकिन हमारे शरीर में कुछ ऐसे भी ग्रंथि होते हैं जो अपने एंजाइम्स या हार्मोन का स्रावन किसी नली के द्वारा करते हैं। कैसे करते हैं, हाँ, आज से 25-30 साल पहले जो खेतों में सिंचाई होता था तो कैसे होता था आशा, खेतों में सिंचाई से 10 साल 20 साल पहले बिना किसी पाइप का। हाँ, नली थोड़ा सा काट देता, बस ऐसे खेत में पानी खोल दिया, पटवन होते गया, सिंचाई होते गया, पानी आगे बढ़ते गया। लेकिन अब क्या होता है, पाइप आ गया, डिलीवरी पाइप आता है और उसको क्या करते हैं, वाटर पंप में लगाते हैं और डायरेक्ट कहाँ देते हैं, खेत में देते हैं। ठीक है, तो वही कंसेप्ट यहाँ है। यदि बिना किसी पाइप का, बिना किसी नली का क्या होगा, एंजाइम्स या हार्मोन का स्रावित होगा तो वो क्या कहलाएगा, इंडोक्राइन ग्लैंड। क्या कहलाएगा, और यदि एंजाइम्स या हार्मोन का स्रवण किसके द्वारा होगा, किसी नली के द्वारा होगा, किसी पाइप के द्वारा होगा, तो वह कौन सा ग्लैंड कहलाएगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, या हिंदी में कहते हैं इसको बाह्य स्रावी ग्रंथि। क्या कहते हैं, आया समझ में। चलिए अब समझिए, ये हो गया आपके बॉडी का एक्सोक्राइन ग्लैंड। इससे पहले आप लोग को हम इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बता दिए। ये सारा ग्लैंड्स क्या है आपका, इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, मतलब ये सारे ग्लैंड्स जो भी एंजाइम्स या हार्मोन छोड़ते हैं बिना किसी नली का, किसी नली की सहायता नहीं लेती है। लेकिन ये जो ग्लैंड है आपका है, ठीक है, ये क्या करता है, जो भी एंजाइम्स या हार्मोन्स छोड़ता है वो किसकी सहायता से, किसी नली की सहायता से, किसी पाइप की सहायता से। पहला ग्लैंड देख लीजिए, पहला है आपके आंख में एक ग्लैंड होता है जिसको कहते हैं लैक्रिमल ग्लैंड। ठीक है, लैक्रिमल ग्लैंड से ही क्या होता है, हमारा आंख हमेशा चिपचिपा होता है, लिक्विड रहता है। ठीक है, या आंख के ऊपर जो पलक है वो बार बार झपकता है ना, यदि उसके बीच लिक्विड नहीं होगा तो क्या होगा, आंख और पलक के बीच घर्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तब 2-4 बार ऐसे करेंगे मेरा आंख गर्म हो जाएगा, यानी कि सबका आंख क्या होगा, गर्म हो जाएगा। तब बाहर से उसका ग्रीसिंग करवाना पड़ेगा। तो बाहर से ग्रीसिंग करवाने की कोई व्यवस्था नहीं है, सारा सिस्टम कहाँ है, अंदर में ही है। उसको हम लोग कहते हैं लैक्रिमल ग्लैंड, या उसको हम लोग टीयर ग्लैंड भी कहते हैं। यही ग्लैंड क्या करता है, जब हमको दुख होता है, जब हम कभी किसी का मतलब सैड फील करते हैं, दुखी फील करते हैं, तो वही ग्लैंड अपना जो रस छोड़ रहा है वो क्या करता है, पूरा एकदम खोल देता है, बाल्टी के बाल्टी बहा देता है। उसी से क्या निकलता है, आंसू निकलता है। ठीक है, जो प्राय नमकीन होता है। कभी आंसू को चखें, ऐसे गिर के इधर गया कभी। चलिए अब दूसरा आपका है, माउथ कैविटी में जो ग्रंथि रहता है उसको क्या कहते हैं, सलाइवरी ग्लैंड या लार ग्रंथि। लार ग्रंथि क्या छोड़ता है, लार छोड़ता है, सलाइवा छोड़ता है। ठीक है, दूसरा है आपके स्किन में यानी कि आपके चमड़े में स्वेट ग्लैंड। ठीक है, स्वेट ग्लैंड क्या छोड़ता है, पसीना छोड़ता है, उसको हम लोग पसीना ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके स्टमक में कौन सा ग्रंथि है, जठर ग्रंथि है। कौन सा ग्रंथि, जठर ग्रंथि क्या छोड़ता है, जठर रस छोड़ता है। ये सब कौन सा ग्रंथि है, एक्सोक्राइन ग्लैंड से। ये अपने एंजाइम्स और हार्मोन का स्रावन बिना किसी नली की सहायता से करता है, बिना नली का नहीं करता है। ठीक है, आए समझ में। चलिए
अगला है आपका ब्रेस्ट या मेमोरी ग्लैंड, जहां मिल्क का स्रावन होता है। जब बच्चे जन्म लेते हैं उसी समय मदर के मेमोरी ग्लैंड में यानी कि स्तन में क्या होता है, मिल्क का स्रावन हो जाता है, मिल्क का निर्माण शुरू हो जाता है। तो बताओ मिल्क ऐसे बाहर निकल जाता है, मदर के ब्रेस्ट से मिल्क कैसे बाहर निकलता है, एक ट्यूब के द्वारा, दिखता है इस प्रकार से निप्पल रहता है, उसमें कई सारे छिद्र होते हैं। इस प्रकार से रहता है निप्पल, सॉरी, मान के चलो ये निप्पल से, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, इस प्रकार से छोटा छिद्र होते हैं और इसके अंदर बहुत सारी इस प्रकार से नली होता है, समझ में आया। तो यहाँ मिल्क का स्रावन होता है और ये एक नली के द्वारा ये मिल्क बाहर निकलता है, और इसमें लगभग इस प्रकार से जो छिद्र होते हैं, कई सारे छिद्र होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं निप्पल पोर। तो जब बच्चा क्या करता है, उस निप्पल को चूसता है, तब क्या होता है, मिल्क बाहर निकलता है एक नली के द्वारा। तो वो हो गया आपका मेमोरी ग्लैंड, उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं दुग्ध स्रावी ग्रंथि। क्या कहते हैं? चलिए अगला है आपका लीवर। आप तो लीवर भली बातें जानते हैं, पाचन तंत्र पर है। लीवर क्या करता है, जो पीत रस छोड़ता है वो भी एक नली के द्वारा छोड़ता है ना। हाँ, तो लीवर क्या छोड़ता है, पीत रस छोड़ता है। इसका मतलब लीवर अपने एंजाइम्स या हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा करता है, एक पाइप के द्वारा करता है। इसी कारण लीवर क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड से। पेनक्रियाज भी अपने जूस का स्रावन किसके द्वारा करता है, एक नली के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा इंटेस्टाइन ग्लैंड पढ़े ना, आंतीय ग्रंथि, वो भी क्या करता है, म्यूकस एंजाइम का स्रावन क्या करता है, एक पाइप के द्वारा करता है, ठीक है। वो क्या हो गया, क्या हो गया वो, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये तो पढ़ चुके इंडोक्राइन सिस्टम। चलिए समझिए, इसमें थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। माइंड में कौन सा ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, और उसके ऊपर हाइपोथैलेमस, ठीक है। और उसके पीछे कौन सा ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। तुम थोड़ा कम बोलो, तुम्हारा आवाज बहुत कैप्चर करता है हर वीडियो में। कौन सा ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। और जस्ट बताया कि गले में कौन सा ग्रंथि, थायरॉक्सिन ग्रंथि। दोनों फेफड़ा के बीच में कौन सा ग्रंथि, थाइमस, ठीक है। लीवर भी एक ग्रंथि है, लेकिन वो कौन सा ग्रंथि है, एक्सोक्राइन है, एंडोक्राइन नहीं। अब ये हम लोग किसको पढ़ रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब पेनक्रियाज हो गया, एड्रिनल ग्लैंड जो कहाँ रहता है, किडनी के ऊपर रहता है। तो पेनक्रियाज दोनों है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है, जिसमें दोनों है वो दोनों, ठीक है। ओवरी क्या हो गया, फीमेल में हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड, और इसका अपोजिट मेल में क्या हो गया, टेस्टिस। ये आपके माइंड में कौन सा ग्रंथि, कौन सा ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये क्या करता है, हमारे सभी प्रकार के एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है, किसके द्वारा, हार्मोन से के द्वारा। एकदम सिग्नल भेजता है, जिस अंग को वही अंग काम करता है। जैसे जब मेल या फीमेल का बॉडी क्या होता है, किशोरावस्था को क्रॉस करके प्रजनन अवस्था में आ जाता है, तो माइंड क्या करता है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, मेल का रिप्रोडक्टिव ग्लैंड टेस्टिस और फीमेल का रिप्रोडक्टिव ग्लैंड ओवरी को सिग्नल देता है, हार्मोन्स छोड़ता है कि तुम क्या करो, अब गैमेट्स का निर्माण शुरू करो, युग्मक का निर्माण। तो नर के बॉडी में नर युग्मक और मादा की बॉडी में मादा युग्मक का जो निर्माण शुरू होता है वो किसके ऑर्डर पर, इसके ऑर्डर के बिना वो काम, इसका पूरे इंडोक्राइन सिस्टम का, पूरे अंतःस्रावी ग्रंथि का, तंत्र का ये क्या है, मास्टर। इसी कारण इसका दूसरा नाम क्या है, मास्टर ग्रंथि है, ठीक है। अब देखिए पेनक्रियाज, मास्टर ग्रंथि क्या करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके अलावा एक और हार्मोन्स छोड़ता है जब बॉडी किशोरा अवस्था में आता है, ठीक है। उस हार्मोन्स का नाम है GH। कौन सा हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन, सबको याद है, बहुत अच्छी बात है। ग्रोथ हार्मोन्स हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वृद्धि हार्मोन्स। आप लोग देखते हैं ना कि बच्चा एक निश्चित उम्र आने के बाद क्या होता है, उसमें तीव्र गति से वृद्धि होती है। क्या होता है, तेजी गति से शरीर में क्या होता है,
वृद्धि होता है, उसी अवस्था में क्या होता है, हमारा एंटीरियर सॉरी ये जो ग्लैंड है, कौन सा ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, वो कौन सा हार्मोन छोड़ता है, यही हार्मोन्स ना, क्या नाम है यही का, ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, और जैसे ये हार्मोन्स छोड़ता है, बॉडी में अचानक वृद्धि होती है। ठीक है, और बॉडी क्या होता है, बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है इसी अवस्था में, जब ये क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन्स छोड़ता है। और फीमेल में भी इसमें हाइट बढ़ता है, हाँ, प्रजनन अवस्था से पहले बता रहे होगी। तो इसके बाद क्या होता है, क्या बता रहे, हाँ, फीमेल में हाइट बढ़ने के साथ साथ क्या करता है, उसके एक चेहरे में एक विशेष प्रकार का चमक लाता है। ठीक है, इसी कारण देखते होंगे बच्चा एकदम मुंह का नेटा सब लगल है, बाल सब इधर उधर है, लेकिन जैसे ही 8वां 9वां में जाता है बहुत सुंदर दिखने लगता है ना। तो ये किसके कारण, हार्मोन्स के कारण। ठीक है, क्या होता है, फेस वॉश कारण। तो समझ में आया। तो ग्रोथ हार्मोन्स का क्या काम है, शरीर में वृद्धि करना, मसल्स को ज्यादा डेवलप करना, बोन को मजबूत करना। चलिए अब दूसरा है आपका, गले में कौन सा ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। इस ग्रंथि को क्या बोलते हैं हम लोग, थायराइड ग्रंथि। अब देखिए ये लग रहा है कैसा, किस शेप का लग रहा है, बटरफ्लाई। किस आकार का लग रहा है, बटरफ्लाई तितली की सबसे अच्छा प्रजाति है ना, तितली ना है। कहते हैं ना, तब तो ये बटरफ्लाई शेप का होता है, और ये हमारे गले में लेडिंग्स के आगे रहता है। कहाँ, लेडिंग्स पीछे और ये आगे रहता है। ठीक है, ये आपका हो गया उसके इंटरनल स्ट्रक्चर। और इसका वेट लगभग और लगभग मात्र और मात्र कितना होता है, 25 ग्राम होता है। इसका जो हार्मोन्स होता है, उस हार्मोन्स का नाम है थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन्स, थायरोक्सिन। तो थायराइड ग्रंथि क्या करता है, कौन सा हार्मोन्स बनाता है, और थायरोक्सिन हार्मोन्स का काम है कि हमारे बॉडी में कुछ डाइजेशन करना, उपापचयी क्रिया करना। इसके अलावे हमारे शरीर में वृद्धि करना भी इसका काम है। हमारे हड्डी को मजबूत करना भी किसका काम है, हमारे बालों को घना और काले बनाए रखना भी किसका काम है, थायरोक्सिन का। इसका फैक्ट्री कौन है, कहाँ है, थायराइड ग्रंथि में किसका फैक्ट्री है, और थायरोक्सिन को सॉरी थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन बनाने के लिए इसका जो मेन एनर्जी है, इसको चाहिए आयोडीन। समझ में आया। थायरोक्सिन का मेन फ्यूल क्या है, यही इसका पेट्रोल है। ठीक है, जब तक इसको आयोडीन मिलते रहेगा तब तक ये क्या करेगा, थायरोक्सिन हार्मोन्स बनाते रहेगा, छोड़ते रहेगा। ठीक है, जैसे ही आयोडीन की कमी होगी इस थायरोक्सिन ग्रंथि को, इसका सेल में डिवीजन होना शुरू हो जाएगा। इसका जो सेल है, देख रहे हैं छोटा छोटा सेल, ये सेल क्या करेगा, सेल डिवीजन कर लेगा। थायरोक्सिन को लगता है कि हमारा आकार बहुत छोटा है, हम अपने आकार को बढ़ा लेंगे ना, तो क्या होगा, आयोडीन क्या होगा, मिल जाएगा हमको। इसी कारण ये क्या करता है, अपने आकार को बढ़ाना शुरू करता है। ठीक है, और इतना बढ़ा लेता है कि यहाँ बहुत बड़ा एक प्रोजेक्शन एरिया निकल जाता है, एक उभार निकल जाता है। उसी रोग को क्या कहते हैं, ग्वाइटर कहते हैं। हिंदी में कहते हैं घेघा रोग। पीछे में क्या होगा पागल, अरे वो यहाँ पीछे में बोन डेवलप हो जाता है, वो वर्टिब्रा वाला बोन। ठीक है, बता रहे पूरा पूरा अभी थायरोक्सिन खत्म हो गया, जब पूरा खत्म करके आगे बढ़ जाएंगे तब तुम क्वेश्चन पूछना। चलो सुनो, तो जब इस थायराइड ग्रंथि को किसकी कमी होती है,
तब ये क्या करता है, अपने सेल को डिवीजन करके ये क्या करता है, अपना आकार बढ़ा लेता है, और इसी को क्या कहते हैं, ग्वाइटर, या हिंदी में क्या कहते हैं, घेगा रोग। है समझ में? अब समझिए, जरूरी नहीं है कि आयोडीन केवल नमक में ही होता है, ठीक है, नमक में कुछ मात्रा में आयोडीन मिला रहता है, ठीक है, वही एक नमक ही एक ऐसा सोर्स है, और अलग से आयोडीन भी आप ले सकते हैं, जैसे कुछ कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें आयोडीन होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि नमक का मात्रा खाना बढ़ा देंगे तो हमारा बाल एकदम काला घना दिखने लगेगा, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपके बॉडी में क्या होगा, नमक की मात्रा बढ़ जाएगा, उससे भी कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में जो साल्ट होता है उसका भी एक मात्रा नॉर्मल होना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं लवण, ठीक है। और क्या बता रहे थे, हो गया आपको जितना भी सीजनल फ्रूट्स है, मैंगो, पपाया, जो सीजनल फ्रूट्स जो केवल सीजन में आता है, ठीक है, उसमें भी आयोडीन रहता है। चलिए अब बताते हैं। तो आयोडीन से इससे पहले जो 2000 ईस्वी से पहले बहुत ज्यादा रोग आयोडीन की कमी से होता था, यानी कि रोग से, घेगा रोग से बहुत लोग ग्रसित थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो भी साल्ट का फैक्ट्री है, जो भी नमक का फैक्ट्री बनाने वाला है, कुछ कंपनी क्या करता था, नमक सस्ता बेचने के लिए, अधिक मात्रा में नमक बेचने के लिए आयोडीन की मात्रा बिल्कुल जीरो देता था, और वो नमक 2 या 3 रुपये के पैकेट मिलता था, 5 रुपये के पैकेट जो भी मिलता होगा, ठीक है। तो जो भी इंसान गरीब है उसका कहना था कि हमको केवल नमकीन बनाना है सब्जी को, और क्या काम है, नमक तो वही है सब में, हमको नमकीन नहीं बनाया, काहे हम झूठे का 20 रुपया खर्चा करेंगे 5 रुपया की जगह ना। तो वो बिल्कुल सस्ता वाला नमक खरीद के खाता था, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि इसमें क्या है, आयोडीन का मात्रा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसके कारण क्या हो गया, क्या, घेगा रोग की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गया, मतलब बहुत सारे लोगों में क्या हो गया, घेगा रोग हो गया, समझ में आया। तब सरकार क्या किया, इन सभी कंपनियों को बंद किया, कहा कि अब जो नमक बनेगा वो बिना आयोडीन का नमक बनेगा ही नहीं, सभी प्रकार के नमक में चाहे सस्ता हो या महंगा हो, सब में क्या रहना चाहिए, आयोडीन की मात्रा रहना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे लोग की जान हो जाएगी, समझ में आया। तो इसकी कमी से क्या होता है, गेटर सब कुछ खत्म होता है। तो चलिए, थायराइड के नीचे ग्रंथि जो होता है 4 इस प्रकार से, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाराथायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड के नीचे जो ग्रंथि होता है बिल्कुल मटर के आकार का होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पाराथायराइड ग्रंथि। क्या कहते हैं, हाँ, ये भी एक विशेष प्रकार के हार्मोन्स को छोड़ता है जो हमारे बॉडी में कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखता है। क्या रखता है, हमारे बॉडी में क्या रखता है, मेंटेन, कैल्शियम को घटने बढ़ने नहीं देता। यदि कोई गरीब व्यक्ति है, उसके बॉडी में कैल्शियम नहीं मिल रहा है, वो अच्छे अच्छे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, जंक जो भी फ्रूट्स है नहीं खा रहे हैं, तो उसके बॉडी में क्या करेगा, ये कैल्शियम लेवल को मेंटेन करेगा। किसका काम है, पारा थायराइड ग्रंथि का।